इनफैक्ट अगर किताब को बहुत किया जाए डिटेल में तो ये तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी और शाम से लेकर दोबारा से रात हो जाएगी, तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास 10 से 15 मिनट है, उसमें बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। और ख़ास तौर पे वो लोग जो वाकई लखनऊ में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए तो बहुत ही लाजवाब किताब है अगर वो इसको स्टडी करें तो। इनफैक्ट पहले तो मैं ये बताता हूँ कि लखनऊ जो नाम पढ़ा है वो कैसे पढ़ा। तो 2 बातें किताब में लिखी हुई हैं जो कि वो नाम किस तरह से पढ़ा। एक तो ये कि जिस राम जो थे हिंदुओं के जो बहुत बड़े अवतार थे, वो जब उन्होंने लंका को फतह किया और वो वापस फतह करने के बाद दोबारा इंडिया में दाखिल हुए और वो गुजर रहे थे, तो एक जगह पर उनको रुके और थोड़ा देर आराम करने की नीयत से, तो उनको जो जगह नज़र आई वो बड़ी खूबसूरत नज़र आई। तो उनके साथ इस मुहिम में जो वो लंका गए थे, उनका भाई भी थे लक्ष्मण, तो वो भी साथ में ही थे, वो भी साथ में ठहरे हुए थे। तो उन्होंने ये ज़मीन जो थी पूरी उनके नाम कर दी कि यार तुम इसको देखो और तुम इसको संभालो। तो लक्ष्मण से वो होते 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 काफ़ी अर्सा गुजरा और फिर वो लक्ष्मण से लखनऊ बना। ये नाम इस तरह से पड़ा और फिर वो उन्होंने उसको डेवलप किया, ये सारी चीज़ें। दूसरा एक और इसको किताब में जिक्र किया गया है कि वो नाम कैसे पड़ा। तो वो एक बिल्डिंग बनाने वाले जो होते हैं लोग, उनमें से एक साहब थे, उनमें उनका नाम था भी लखू, इस तरह का नाम था उनका। तो वो बड़ी ही बेहतरीन बिल्डिंगें बनाते थे। उन्होंने जो बिल्डिंग बनाई तो उससे उस नाम से जो है वो नाम चला और चलते चलते लखू से जो है वो लखनऊ जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो ये 2 चीज़ें बताई जाती हैं किताब के अंदर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वो लक्ष्मण वाली बात जो है वो ज़्यादा सही नज़र आती है। अच्छा जी, ये किताब जो लिखी है ये अब्दुल हलीम शरर ने लिखी है, जो कि 1844 वगैरह में पैदा हुए थे। एग्जैक्टली मुझे डेट तो याद नहीं है, लेकिन बहरहाल उस ज़माने में पैदा हुए थे। और जब वाजिद अली शाह जो आखिरी नवाब थे, जब वो उनका दरबार लगा करता था तो ये छोटे से थे और उस दरबार में जाया करते थे। तो इन्होंने उस चीज़ को ज़रा सा देखा है और देखने के बाद ये खुद भी इनका ताल्लुक़ लखनऊ से ही था, लखनऊ में पैदा हुए थे। तो और फिर इनको बाद में मशहूर भी थे, अदीब भी बने और बेशुमार किताबें इन्होंने लिखी। तो उन्होंने ये किताब भी एक लिखी कदीम लखनऊ के नाम से, अब्दुल हलीम शरर साहब ने। अच्छा जी, अब एक्चुअली बात ये है कि ये जो शहर है ये है नवाबों का शहर। ये इब्तदाई से जो है यहाँ पे नवाबों ने हुकूमत की है। शुरू में इनके जो लोग जो नवाबों के नाम है वो नवाब बुरहानुल मुल्क का नाम पहले आता है, जो अमीनुद्दौला कहलाते थे। उसके बाद नवाब सफदर जंग थे, उसके बाद नवाब शुजाउद्दौला थे, उसके बाद नवाब आसिफुद्दौला, उसके बाद सादत अली ख़ान, उसके बाद जो आखिर में आए, इसके बाद भी थोड़े थोड़े टाइम के लिए आते रहे। जो आखिर में मेन आए वो थे वाजिद अली शाह। ये सब इन्हीं की औलादें हैं, ये सारी औलादें चलती चली आ रही हैं। अच्छा, ये जो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में वाजिद अली शाह कॉम्प्लेक्स है वो उनके नाम पर है? हो सकता है मुझे, लेकिन ये सही नहीं पता, आई डोंट नो। अच्छा, इसमें होता ये है कि ये जो नवाब अपॉइंट किए जाते थे ना, ये पहले दिल्ली की जो सल्तनत हुकूमत थी, क्योंकि दिल्ली मेन जगह थी जो वो पूरी रियासतों में वहाँ से जो है आदमी अपॉइंट किए जाते थे। तो ये दिल्ली से अपॉइंट होकर जो है क्या कहते हैं सबसे पहले नवाब बुरहानुल मुल्क आए थे। अच्छा, अब इसमें एक बात यह है कि आपको ये भी पता होगा कि दिल्ली जो था वो कुछ अरसे के बाद उजड़ना शुरू हो गया था, सही है ना। तो जब ये नवाब बुरहानुल मुल्क को भेजा गया कि आप अवध की हुकूमत संभालें, तो ये वहाँ से रवाना हुए और रास्ते में फैज़ाबाद के पास इन्होंने अपना पड़ाव डाला। उस वक्त फैज़ाबाद का नाम भी नहीं था। उनको ये जगह पसंद आई। दरियाए घाघरा एक है मशहूर, जो यूपी में बहता है, इतना खूबसूरत है वो, मैंने खुद भी देखा हो कि आदमी अगर उसके सामने खड़ा हो तो उसकी सुबह से शाम हो जाएगी, इसका दिल नहीं चाहेगा कि वो उस जगह से हिले। इतना खूबसूरत दरिया है वो, पता नहीं क्या उसमें जादू है ऐसा। तो उसके किनारे में जब ये गुजरे तो उनको भी बड़ा सेम उसी तरह पसंद आया जिस तरह मुझे पसंद आया था। तो क्या कहते हैं, वो वहाँ रुक गए और उन्होंने वहाँ पर जो है एक बहुत गोल सा जो है वो एक वो बना लिया, अहाता जिसे कहते हैं, और उस अहाते के अंदर उन्होंने रहना शुरू किया, अपना खेमे डाले। अच्छा, उनको शौक़ नहीं था इमारतें वगैरह बनाने का, वो चाहते थे कि ये इसी तरह की ज़िंदगी गुजरे कि खेमे में आप ज़िंदगी गुजारें और सारी जो रियाया हो वो भी इसी तरह से गुजारें। तो उन्होंने उस अहाते में यहाँ पे रहना शुरू किया और पहली दफ़ा उसका नाम जो बना वो था फैज़ाबाद। और उन्होंने उस जगह को बोला कि ये अवध की मेन रियासत मतलब कैपिटल होगा।
तो कुछ अरसे तक वो वहाँ पे रहे। उसके बाद जब उनका इंतकाल हुआ और उनके दूसरे नवाब आए तो उनको वो जगह ज़्यादा पसंद नहीं आई। उनका दिल जो लगता था, यानी कि जो दूसरे लोग थे, सफदरजंग, नवाब शुजाउद्दौला ख़ास तौर पे, उनको जो था वो लखनऊ वो बहुत पसंद था। वो बार बार भाग के लखनऊ चले आया करते थे। तो जब उनका इंतकाल हो गया नवाब वक़ारुल मुल्क का, बुरहानुल मुल्क का, तो उन्होंने लखनऊ को जो है उसका कैपिटल बनाया, अवध का। और वो कैपिटल फिर उस वक्त से बन गया और उस वक्त से फिर वो आखिर तक चला गया। अच्छा, अब इसमें है कि वो जैसे मैंने आपको बताया कि ये आसिफुद्दौला बने, सादत अली ख़ान। आसिफुद्दौला जब आए थे तो उनको शौक़ था इमारतें बनाने का। तो ये जो आपने अगर नाम सुना हो, जो बड़ा इमाम बाड़ा है, छोटा इमाम बाड़ा है, और ये वहाँ की जो मस्जिद है ख़ास तौर पे टीले वाली मस्जिद, और ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना जो मकबरे बनाते हैं और ये सारी चीज़ें बनाते हैं, ये सारे उनके दौर में, आसिफुद्दौला के दौर में बनी। उनका यही शौक़ था, वो इमारतें बनाया करते थे। ये सारी इमारतें जो है मैंने खुद से जाकर देखी हुई हैं। तो जब मैंने किताब में पढ़ा तो मुझे इतना ज़्यादा लुत्फ़ आया कि मैंने कहा भाई इसकी हिस्ट्री ये थी, क्योंकि मुझे पहले इतनी नहीं पता थी। यकीन करें आप अगर इमाम बाड़े के सामने खड़े हो जाएं, बड़े इमाम बाड़े के सामने, तो आप उसको, मैं तो कम से कम कई पता नहीं किस तरह से देखता चला गया था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इमारत है, क्या बनाई गई है, जो कि 1600 समथिंग में ये बनाई गई थी, जिस ज़माने में ना सीमेंट हो। इमाम बाड़ा ही है एक्चुअली। अच्छा, मैं कहाँ था? मैं अभी इमाम बाड़े के सामने था। तो मैं बता रहा हूँ कि जहाँ उस ज़माने में ये था कि जो पत्थर लगाए जा रहे थे वो भी बड़े दूर से आना थे। जो यहाँ पे हमारे सिंध के साथ जो इलाका ठहरता है ना, वहाँ से वो पत्थर के आने थे। वो बड़ी मुश्किल थी कि वो इतने दूर से लेकर आए जाएँ। सीमेंट की अवेलेबिलिटी नहीं थी, तो वो उस पर दालों को और चूने को मिला के, मतलब उड़द की दाल, चने की दाल, ये सारी चीज़ें बनाकर बग़ैर पिलर के जो है वो बनाया गया है। और वो ऐसा खड़ा हुआ है आज भी उसकी इंडियन गवर्नमेंट इतना ख्याल करती है, मतलब उसको हर साल जो है वो उस पर कलर करना, गेरू एक्चुअली होता है, वो कलर तो नहीं कहते, वो डाला जाता है। वो बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे आज भी बिल्कुल अभी बना हुआ है। और उसके अंदर कोई स्पीकर नहीं लगा हुआ है, लेकिन आप बात करें तो वो आपकी पूरे गूंजती हुई आवाज़ आगे तक जाएगी। उस पर नवाब साहब जो ये थे, ये आया करते थे और मजलिसें किया करते थे। ये मजलिसों की इब्तिदा भी अगर देखी जाए तो ये लखनऊ से हुई है। अच्छा जी, इसके बाद मैं आता हूँ। अच्छा, ये जो मैंने नाम बताया था, तो दूसरा जो उसने वो इमारत बनाई थी, उसने बनाई थी मच्छी भवन के नाम से। उसका नाम लखू नहीं था, लखा था। लखा, जो बाद में कन्वर्ट होकर लखनऊ कन्वर्ट हुआ, वो ये नाम था। अच्छा जी, अब हम आते हैं। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो एक्चुअली चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स के मैंने नाम लिख लिए हैं, क्योंकि मैं उनको डिटेल में जाके नहीं बता सकता इतने जल्दी, बहुत मुश्किल है। तो इसमें सारी जो चीज़ें बताई गई हैं कि इसका लखनऊ और उर्दू का शेरी अदब, ये सबको पता है कि वहाँ की तहजीब, वहाँ का जो जिस तरह से शायरों ने अपना, अच्छा बड़े बड़े शायर जो हैं वो सारे जब दिल्ली उजड़ गया तो उनको किसने जगह दी? लखनऊ वालों ने दी ना। गालिब, मीर साहब भी जो हैं वो लेटे हुए वहीं पर ही हैं, वो जगह भी मैंने देखी हुई है। ऊपर से ट्रेन गुजरती है और उनका नीचे जो है वो खबर है। गालिब जो आए थे उनका दीवान लखनऊ खुद दिल्ली वालों ने नहीं छापा था, वो पहली दफ़ा छपा था तो लखनऊ वालों ने उसको छापा था। जिस प्रेस से वो छपा है वो प्रेस भी मैंने देखा हुआ है लखनऊ में। तो मैं इन सारी चीज़ों को जब पढ़ता हूँ तो मेरा दिल बस मैं समझने वहीं पे घूम जाता हूँ कि यार ये सब क्या चीज़ें हैं। वो मेरे घर के भी करीब है। अच्छा, इन नवाबों में से एक है नवाब सादत अली ख़ान। उन्होंने महल्ले आबाद किए थे। महलों में जो मशहूर है, जैसे फिरंगी महल है, अगर आपने देखा हो, नाम सुना होगा, बहुत मशहूर जगह है, जाके ये सारे हमारे कायदे आज़म और सियासतदान वहीं जमा होते थे लखनऊ में जाकर। तो ये वहाँ पे अपनी मीटिंग्स किया करते थे। ये वो जगह है फिरंगी महल, जहाँ पे क्या कहते हैं, ये भी इसकी इब्तिदा ऐसी हुई थी कि फ्रांस से एक साहब आए थे और उन्होंने अपने घोड़े उनके चौक था उनको। अच्छा, तो ये फिरंगी महल की बात हो रही थी। फिरंगी महल बड़ी मशहूर जगह है। कैसे बनी ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले फ्रांसीसी साहब एक आए थे, उन्होंने यहाँ पे घोड़ों की तजारत शुरू करी थी। ये कोई 300-400 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। उन्होंने जो है घोड़ों की तजारत करी, तो उन्होंने एक पूरा वो अहाता बनाया, उसमें बेहतरीन नस्ल के घोड़े पाले और उसके अंदर फिर वो घोड़े बेचे जाते थे, मतलब वो खरीदो फरोख्त उसकी होती थी, वहाँ पे खरीदे जाते थे, नवाब लोग खरीदते थे। फिर उसके बाद जब वो इंतकाल फरमा गए और फिर वो उसका सब कुछ ख़त्म हो गया तो फिर वो महल्ला आबाद हुआ, उस पर छोटे छोटे घर बने। उसमें हमारे दादा जो थे वो भी रहा करते थे उसमें। तो मैं उस फिरंगी महल में भी जा चुका हूँ और वो भी मैंने सारा घूमा हुआ है जगह। वो मेरे नाना के घर के ही करीब ही है बिल्कुल ही, जो है ना। अच्छा,
अब हम चलते हैं थोड़ा सा, मैं आप ज़रा सा बता दूं कि इसके अंदर जो चैप्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। लखनऊ और उर्दू का शेरी अदब, हाँ आज शेर की बात हो रही थी, तो वो मैं गालिब की बात कर रहा था कि इसका जो दीवान छपा था वो लखनऊ के प्रेस में छपा था, और जो प्रेस है वो था वो पहले बिल्कुल मेरे घर के पास हुआ करता था, वो प्रेस नहीं रहा, लेकिन वो प्रेस भी मैंने देखा हुआ है। इसके अलावा लखनऊ और उर्दू का शेर लखनऊ के दास्तान गो, इसके बारे में है। लखनऊ में इल्म और फजल का अजीम मरकज़ फरंगी महल, जो मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर गया। लखनऊ में तिब यूनानी का भी मैं आपको बता दूं। अजय आप लखनऊ भी सुनिए। तिब यूनानी भी मैं आपको बता दूं कि पूरे इंडिया में, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 ऐसे कॉलेजेस थे जो तिब को सर्टिफाई करते थे, जिसमें एक दिल्ली में था और एक लखनऊ में था। तो वो कॉलेज भी मैंने देखा हुआ है जो एक्चुअली सर्टिफाई करता था कि अब आप जो है वो मुकम्मल हकीम है, सही है। तो ये सिर्फ 2 सर्टिफिकेट्स दिए जा सकते थे, दिल्ली से या लखनऊ से। फिर उसके बाद है फारसी दानी, खुशनवेसी, ये सारे चैप्टर्स हैं जिनको मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊँगा। जानवरों की लड़ाइयाँ और खेल तमाशे, ये जानवरों की लड़ाइयों का भी एक पीछे हिस्ट्री है, ये क्यों शुरू हुई। नहीं, जालिम लोग नहीं, इनफैक्ट हुआ ये था कि ये लोग, जैसे ये जो पहले मैंने आपको नाम बताया ना, ये नवाब बुरहानुल मुल्क, नवाब सफदरजंग, ये लोग जो थे ये हर वक्त किसी न किसी मुहिम में रहते थे, यानी कि कोई ना कोई इलाका जाके फतह कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं, या अगर इनको कोई इंस्ट्रक्शन आ रही है दिल्ली की तरफ से तो ये उसमें जंग में शरीक हो रहे हैं। जब इन अंग्रेज़ों ने आके इनको भी तोड़ा आज़ार कि ये लोग भी कमज़ोर पड़ गए, तो ये लोगों की जंग वगैरह जो थी वो कम हो गई, इनके पास न फौज उतनी रही जो पहले कभी हुआ करती थी। तो जब ये चीज़ कम हो गई तो जो अंदर उनके इंस्टिंक्ट जो मौजूद थी ना, वो किस तरह ख़त्म हो, जंग वाली चीज़ तो ख़त्म नहीं हो सकती। तो उन्होंने दरबार में बैठ के सोचा कि यार किसी तरह हम जो है वो लड़ाइयाँ कराएं। तो ये जो जानवरों की लड़ाइयाँ हैं ना, वहाँ से शुरू हुई थी। में हाथी, शेर, ये सारी चीज़ें जो थी ये पाली जाती थी। कोई नेपाल के जंगलों से पकड़ के लाते थे, कहीं कहाँ से लेकर आते थे, और फिर उसको रखते थे, बेहतरीन खाने खिलाते थे, और फिर वो लड़वाते थे, ऊपर बैठ के देखा करते थे। तो यानी कि अब खुद नहीं लड़ सकते थे तो जानवरों को लड़ता हुआ देखे। ये इसके पीछे हिस्ट्री है जी। लखनवी तोते और पतंगे, ये पतंगों का तो मैं खुद बेतहाशा पतंगे उड़ाई हैं, मैं खुद पतंगों का बहुत माहिर हूँ, कोई मेरी पतंग काट नहीं सकता, मैं चैलेंज से पतंगे उड़ाई। चैलेंज इतना आसमान जो है वो पतंगों से भरा हुआ होता है। आज भी जो शौकीन है, आप देखें पाकिस्तान में भी पहले उड़ती थी, आप खत्म हो गई, पूरा लोग लाहौर में भी पाबंदी लगा दी है यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने, लेकिन लखनऊ में पतंगें अभी भी उड़ती हैं उसी तरह से, बेतहाशा पतंगें उड़ती हैं। खासतौर पे कोई छुट्टी का दिन आ जाए, ईद का दिन आ जाए, बकरा ईद का दिन आ जाए, इस किस्म की छुट्टियाँ होती हैं ना, तो पतंगों से आसमान भरा हुआ होता है। वहाँ पे पतंग एक और तरीके से भी उड़ती है, भी बता दूँ। यहाँ पे तो सिर्फ डोर होती है ना, मांझा और सद्दी, वहाँ तार भी लगाए जाते हैं। वो पतंग सिर्फ वो उड़ाता है जो दूसरी पतंगें जो कटती है ना, उसे उसको लपेट के लेकर आता है ताकि उसके घर में पतंगे हो जाए, वो खरीदता नहीं चाहता। तार में दिखाने लगी होती है, जैसी मेमन होगा जैसी मांझा उसमें से लिपटता है, फौरन ही पतंग जो है ना वो अटक जाती है उसके। फिलहाल साहब उसके लिए खास पतंग होती है, उसको लखनऊ कट भी बोलते हैं, जो नीचे से आपने अगर देखी होगी, लेकिन उसका जो कागज होता है उसका वो घूमती बहुत है, इसको लपेटने में वो बड़ी हो जाती है। अच्छा, मैं पतंग का नाम भी बता दूं, किताब में भी लिखा, और मैं वहाँ पे जब पतंगे खरीदता था तो मैं भी पतंग नहीं बोलता था। मैं ये सारे वो ये करता रहा, मुझे भी पतंगे वो पतंग का जो नाम है वो है कनकैया नाम है, और जो गुड्डा होता है, जिसमें यहाँ पे गुड्डा कहते हैं, उसे कनकौवा कहते हैं। बड़ा जो बड़ा नहीं होता है, जिसमें वो दुम नहीं होती है और वो जरा गुड्डा दुमा होता है ना, उसको कहते हैं कनकौवा। और जो पतंग होती है उसको कहते हैं कनकैया। ये इंडिया में बोली जाती है, पतंग नहीं बोली जाती, सही है। तो ये भी इस किताब में लिखा हुआ है, इस बात को जिक्र किया। पतंग को क्या बोलते हैं? कनकैया। Very enriching culture. या जानवरों की लड़ाई हुई, लखनवी तोते और पतंगे हैं, फन मौसीकी और फनकार, सोस ख्वानी। ये सोस ख्वानी का जो स्टार्ट हुआ है अभी लखनऊ से हुआ है, जिसमें मीर अनीस और दबीर का बड़ा नाम है। मीर अनीस की जो क्या कहते हैं रोड है, वो बिल्कुल हमारे घर के पास ही है, उसको नाम दिया गया है, जो रहते भी कहते हैं वहीं पर थे। लखनऊ का दस्तरखान, बालाई, यहाँ पे तो मलाई वगैरह खाया जाता है ना, मलाई नहीं खाया जाता। और ये अवध में पूरे जितना यूपी है उसमें सबसे ज़्यादा मशहूर जो मलाई है वो लखनऊ की होती है, और ये सिर्फ सुबह मिलती है, 5 से लेके कोई 6 साढ़े 6 बजे तक सिर्फ मिलती है, इसके बाद ख़त्म हो जाती है, क्योंकि कोई मिलावट नहीं की जाती, इसलिए उसको तादाद में वो नहीं, क्वांटिटी में वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो आप यकीन करें, मैं उठता था, मुझे इतना शौक था कि मैं फजर की नमाज़ पढ़ के अपने मामू की साइकिल लेकर
मैं सीधा बलाई वाले के पास जाता था, उससे बलाई खरीद के ताकि वो ख़त्म ना हो जाए। और फिर मेरे घर में जो ममानी है वो मुझे पराठा बनाती थी, उसमें मैं हल्की सी चीनी डाल के वो अब आप देखे ना ये ज्यादती कर रहे हैं। अब आप हमें कहेंगे कि भाई अच्छा खुद मलाई खाते हैं और हमें कहते हैं कि कम खाओ। फिट भी तो उनकी तरह फिट भी हो जाएगी, पर जो खाने अब आपने वो अब आप कहेंगे कि जी मैं टुंडे कबाब भी खाने जाता था। टुंडे कबाब का भी जिक्र है, उसका भी जिक्र है। कबाबों के पीछे उसका क्या है बताऊंगा, अभी बताता हूँ। लखनऊ के एक बड़े मशहूर गुलावटी कबाब बहुत मशहूर है, गलावट के कबाब होते हैं लखनऊ के, टुंडे के कबाब। और टुंडा क्यों नाम है उसका, हाथी था। ये मेरे फादर बताते हैं कि उसका ये हाथ नहीं था, तो वो इतनी तेजी से उसके बगैर ही बनाता था, उसका नाम टुंडा था। वो बिल्कुल मेरे घर के पास ही है। अदरीस बिरयानी का भी जिक्र हो जाए। मेरे घर कहते हैं तो ऐसा लगता है कराची वाले घर की बात हो रही है। और ये सऊदी अरब में भी है ये इसकी शॉप ना, टुंडे के कबाब के नाम से। बलाई मलबूसात, पजामे वगैरह जो हैं ये सारे अचकन जो बनाई गई है, टोपी उसकी जो दुपल्ली टोपी, ये सारी चीज़ें जो है बहुत डिटेल में इनका सारा चैप्टर्स के अंदर है। लखनऊ की इमारत वो मैंने आपको बता दी, इमारतें जो थी वो कितनी खूबसूरत थी। लखनवी वज़ा व क़ता और इखलाक व आदाब, ये तो आप तभी अभी पहले भी आप बोले। पहले आप बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हकीकत है, हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है। और मैंने वहाँ पे अमीनाबाद एक बाज़ार है जिसको अमीनुद्दौला उन्होंने बनाया था, मतलब वहाँ पे उसको डेवलप किया था, मोहल्ले का नाम रखा था, बहुत मशहूर बाज़ार है। उसमें मैंने एक लड़ाई देखी है, जब मैं कुछ अपनी अम्मी के साथ और खाला के साथ गया ख़रीदने के लिए, तो एक दुकान पे हम कुछ साड़ियाँ वाड़ियाँ ख़रीद रहे थे, तो बराबर वाली दुकान जो थी ना उस पर वो सामने कहा कि आपने साइकिल जो है हमारी दुकान के सामने खड़ी कर दी है। तो वो इस पर झगड़ा हुआ, और यकीन करें वो आप जनाब से आगे नहीं निकला कि जनाब आप हमारी साइकिल तो हटाइए यहाँ से, आप ये यकीन करें मुझे याद है ये चीज़। मेरी जो सास है वो लखनऊ से हैं, तो वो आज तक हमसे बात करती हैं। हाँ, उनके बच्चे हैं वो बहुत, जैसे मेरे मियाँ हैं वो बहुत हंसते हैं कि आप कितने लोग बात कर रहे हैं। हाँ। तो हमने खाना बना लिया, हम बैठे थे, और वो अभी तक साड़ी, तो खैर वो उनको शौक था, लेकिन गरारा पहनने का गरारा तो ये शौक। तो मेरी अम्मी ने तो गरारा ही पहना है, यहाँ पे भी वो गरारा ही पहनती थी। और ये इस गरारे की वजह से मैं आपको एक और बता दूँ, अभी आपके वजह से बात की कि मेरे फादर जो थे वो बॉम्बे चले गए थे, वहाँ पे उन्होंने जॉब की थी, अखबार मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जो अखबार था ना खिलाफत, उसमें जॉब करते थे। तो क्या कहते हैं उसकी वजह से उनका फिल्मी इंडस्ट्री के लोगों से बहुत दोस्ती हो गई थी। दिलीप कुमार, राज कपूर, अशोक कुमार, ये सारे जो देवानंद, ये सारे जो लोग थे ये मेरे फादर के दोस्त रहे। जौहर जो है ना, मेरी नानी उस फैमिली से। अच्छा, उनकी थर्ड जनरेशन से। तो होता ये था कि जब किसी फिल्म का प्रीमियर होता था, स्टार्ट होता था, तो उसका टिकट होते थे ना, तो मेरे फादर को भी मिला करते थे। तो मेरे फादर अवजारे मेरी अम्मी को भी लेकर जाते थे। मेरी अम्मी लखनऊ से नई गई थी, तो वहाँ पे जब वो जाती थी उनके पास कपड़े तो कोई थे नहीं, उनके पास वही गरारे थे, वो पहन के चली जाती थी वो। तो उनको अम्मी बताती हैं, फादर भी बताते थे मुझे कि पहली दफ़ा जब वो गई और वो जहाँ पे वो उसमें वो एक कॉन्टेस्ट होता था कि जी जो सबसे खूबसूरत खातून है हम उसको इनाम देंगे। तो मेरी अम्मी को जो है ना सबसे खूबसूरत खातून का लिबास की वजह से वो लखनऊ का गरारा पहन के इतनी मॉडर्न किस्म की पार्टी में गई हुई थी। और वहाँ वो आपके अंदर दिख भी रहा है कि आपकी अम्मी को सबसे खूबसूरत खातून का मिला होगा। तो कह रही है आपको देख के मालूम होता है कि आपकी चले। तो ये बात सच है कि लखनऊ वालों की ट्रेन मिस हो जाती थी, लेकिन पहले आप भाई तो मैं खुद वहाँ पे लखनऊ का वो फिल्म में ही आया था बस। नहीं ये देखिए ये तो अल्टीमेटली होता क्या था, फिर वापस घर चले जाते थे? इतना नहीं होता था, लेकिन बहरहाल वो हो जाता, ऐसा हो सकता था कि ट्रेन मिस हो जाए। लखनऊ का 4 बाग स्टेशन है रेलवे का, इतनी खूबसूरत इमारत आपको पूरे लखनऊ क्या पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, इतनी खूबसूरत है वो लखनऊ का 4 बाग स्टेशन। उसकी जो इमारत है आप इतना खूबसूरत है। तो मैं वहाँ बहुत दफ़ा जाता था, मुझे देखने का इतना दिल चाहता था। तो वहाँ पे ट्रेन में जब निकल रही होती तो यकीनन यही हो रहा था वो मिले चले आ रहे हैं और आपस में वो किसी ना जाने का हर दफ़ा बार में चढ़ते हैं, फिर वापस मिलना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें मैंने सारी वहाँ पे नोट करी है। ये उसमें एक चीज़ ऐड करूँ, हमारी काफ़ी सारी फैमिली भी इंडिया से आई, और उसमें कुछ एक फैमिली हमारे नाना के जानने वाले, नाना मेरे वहाँ पंजाब में सेटल थे खानेवाल में, तो वहाँ तहसीलदार थे ख्वाजा साहब। अच्छा, उनके यहाँ बड़ा रवाज था ये, क्योंकि ज़्यादातर फैमिली कराची में उर्दू स्पीकिंग लोगों की या पिंडी वगैरह में, तो वो कराची से मेहमान जाते थे
अच्छा, बड़ा ये तो तमाम होता था, नाश्तेदान बन रहे हैं और खाना जा रहा है, वो ट्रेन का सफर बड़ा एक तमाम ही होता था। सही है। अच्छा, स्टेशन तक गए, अब आ जाके कह दिया नहीं भाई हमारा दिल नहीं जा रहा, आपको भेजने को वापस आ गए। बिल्कुल अच्छा, वो टिकट जिसने कैंसिल कराया जो मेजबान है फिर वो पे करता था। अच्छा। और वो मैंने वापस cancel पता करवाया। चला कि वो वापस आ गए। अच्छा, आपको गए थे दोबारा। वाह भाई। हम तो घड़ी देख रहे होते कब जाएंगे लोग। तो फिर मैं हमें क्या होता था, नाश्तेदान खुलने का होता था, पराठे और कबाब निकल रहे हैं उसमें से। जैसे लास्ट में आपने एक चीज और बताई थी, आदाब का जो, हाँ वो भी बताता हूँ मैं असल में वही बता रहा हूँ मैं डिटेल में जीती रही है भी लखनऊ से है, बिकॉज मेरे कजन है, मेरी खाला की मियाँ वो है लखनऊ सही और है। एले तशी हैं, तो उन्होंने कनाडा में बाकायदा इमाम बारगाहें बनवाई हुई हैं, खुद मर्सिया निकाल सही है। करते हैं, बड़ा मतलब मजा आता है शमीम खानों के साथ। तो ही इज अ प्योर लखनऊ के, सही है। उनके सर पे हाथ रखेंगे, जीती रहिए, सही है। खुश रहिए, वो वाली उस तरह की आदाब। आदाब। ये आदाब के पीछे भी वो एक मैंने व्हाट्सएप किया था, शायद आप लोगों ने सुना होगा आदाब की पीछे क्या हिस्ट्री है। तो वो एक्चुअली नवाब वाजिद अली शाह जो थे वो कहते थे कि जब हम किसी से मिलते हैं जुलते हैं तो हमारे दरमियान में मज़हब नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मज़हब आ जाएगा ना तो जैसे कि आप मुसलमान हैं मैं भी मुसलमान मिल रहा हूँ ना, तो फिर मेरा एक आपसे रवैया कोई डिफरेंट होगा, और अगर आप हिंदू हैं और मैं मुसलमान हूँ तो अंदर से अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा सा रवैये में चेंज आएगा। तो जब हम सलाम करेंगे या नमस्ते करेंगे तो पता चल जाएगा कि आप मुसलमान हैं, आप हिंदू हैं। तो उन्होंने उसके दरमियान में ये चीज़ पैदा की थी कि आप आदाब का लफ्ज़ स्टार्ट करें, उससे फिर ये पता नहीं चलेगा कि आपका मज़हब क्या है, आप उससे हटकर भी मिलेंगे। तो वो आदाब और उसका स्टाइल भी जैसे उसने बताया, उनके जो नवाब वाजिद अली शाह साहब के पढ़ पोते हैं वो साहब अचकन का कुर्ता वो पहने हुए और पजामा पहने हुए, टोपी दुपल्ली लगाई हुई उन्होंने, वो व्हाट्सएप पे मौजूद हैं। उनका जो अंदाज है वो भी बता रहे हैं कि नहीं ना यूँ नहीं करना है या यूँ नहीं करना है, बल्कि थोड़ा सा हल्का सा जो है यहाँ पे यहाँ तक हाथ आएगा, ये इस तरह से आना है। यहाँ से आते सब तक के लगे। अब वो ऊपर तक चला गया है। मुझे सिखाया गया, सही। मेरी बहन के ससुराल में आदाब कहते हैं, तो इरहा को भी आदाब तो आती है, आदाब। तो ये लखनवी वज़ाक़ता और अखलाक व आदाब आ गया, और फिर है मजहबी महफिल जो होती हैं, इसमें मैंने खुद अटेंड करी है। वहाँ पे ये जो शिया और सुन्नी है, जो शियाओं का जगह है वो तो सारे लोग ज़्यादातर शिया हैं, तो जब उनकी कोई मजलिस होती थी तो उसमें सुन्नी भी ऐसे ही बुलाए जाते थे और वो जाते थे, कहीं कोई ये महसूस नहीं होता था कि ये सुन्नी और शिया हैं। ये मैंने खुद अटेंड करी है, क्योंकि वो हमारा जो महल्ला है उसका नाम है कटरा अबू तुर्राब खान। ये भी नवाब जो थे सादत अली खान, उन्होंने इसको बनाया था, इस महल्ले को भी, जिसमें हमारे नाना का घर है। चारों तरफ शिया ही शिया हैं, और उसमें सब वो मजलिसें हुआ करती थी। मैं मुहर्रम में भी क्योंकि वहाँ रहा हूँ तो वो मजलिसें होती थी, मेरी अम्मी भी और नानी भी और खाला भी उसमें जाया करती थी। और जब हमारे कोई मिलाद टाइप की चीज़ हुआ करती थी मैं, तो वो लोग भी आते थे और बिल्कुल उसको अटेंड ऐसी तरह करते थे कि वो पता ही नहीं चलता था। तो ये सारी इनफैक्ट यहाँ पर भी लोग, हमारे बुजुर्ग हमें बताते हैं, इवन अम्मी लोग के, हम लोग बड़े अमन से रहते थे। ये तो अभी के मसले हैं यार वो कुंडे वगैरह नहीं होते थे, वो इसी तरह तो होते थे। यूजुअली वो चीज है एले तशीज की, लेकिन वो सुन्नियों में भी आई हुई है, वो जस्ट बिकॉज कि वो एक दूसरे से अटेंड करते थे, एंड सम मन्नत रिलेटेड चीज इज लिंक्ड विद दैट कुंडे, तो वो होती थी। वो पहले आई थिंक वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया शिया सुन्नी, अदरवाइज पहले अभी हमने नहीं किया, पता नहीं कौन लोग हैं या सबको नॉर्थ में ज्यादा हो गया। अडॉप्ट अदरवाइज एडॉप्ट, मेरी नानी के घर में कुंडे होते थे जस्ट बिकॉज उनके नेबर में कोई एले तशी थे और कुछ सिस्टम मन्नत रिलेटेड स्टार्ट, और सालों से कुंडे होते आ रहे हैं। हमने इंडिया से, लाइक इंडिया से पाकिस्तान से मेरी बहन क्या होता है, खीर और वो मीठी टिक्कियाँ। नहीं, वो ऐसी बात है ना कि मुहर्रम में लोग, क्योंकि हर जगह हलीम का जिक्र हो रहा होता है, लोग अपने घर में बनाना चाहते हैं, तो वो समझ जाता है कि न्याज के लिए हो रहा है। बहुत से लोग ऐसे ही बना रहे होते हैं, तो वो एक अडॉप्शन है कल्चर में कि कोई चीज़ हो रही है तो लोग करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताऊं, जब ये बिल्कुल लखनऊ का जो दरबार था और उसकी नवाब जो लोग थे, इन्होंने हुकूमत, मतलब अंग्रेज़ों ने जब उसको सब कुछ छीन लिया, तो इनको जो है ये जो वाजिद अली शाह साहब थे ये कलकत्ते चले गए। कलकत्ते में उनको एक छोटी सी जगह दी गई और बोला कि देखो, अंग्रेज़ों ने उनसे बोला कि तुम्हें इतने महीने में हम तनख्वाह देंगे, क्या हो अपना दरबार भी लगाओ, और इससे ज़्यादा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तो ये फिर वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे और इन्होंने वहाँ पे काफ़ी अर्से तक इस तरह से दरबार अपना लगाया। लेकिन इन्होंने क्या किया, 1856 में इंग्लैंड में जाकर ये केस जो था वहाँ की अदालत में दायर किया कि आपके अंग्रेज़ों ने मेरी हुकूमत को छीना है, तो आप मुझे मेरी हुकूमत वापस करें। तो ये केस चल रहा था और ये बहुत ज़्यादा चांस था कि वापस वहाँ की जो कोर्ट है ये फैसला कर दे।
लेकिन 1857 में ये जो जंग आज़ादी शुरू हुई और ये इतना ज़्यादा चेंज आया कि फिर उसमें वो केस लड़ नहीं सके, मज़ीद उसको फॉलो नहीं कर सके, तो ये चीज़ वहीं की वहीं रह गई। ये आखिरी चीज़ है जो बताई गई है। इसके अलावा एक और चीज़ बताऊँ, मुझे याद आई, ये जो बीड़ा उठाने की बात की जाती है ना, कौन बीड़ा उठाएगा, इसकी क्या हिस्ट्री है, इसकी स्टार्ट भी लखनऊ से हुआ है। ये कैसे हुआ, ये अचानक अभी जहन में आ गया तो मैंने कहा डिस्कस कर दूँ। ये भी किताब में लिखा हुआ है। ये है ये कि एक्चुअली पान के बीड़े होते थे ना, ये दरबार में रखे जाते थे और इनका मकसद ये होता था कि जब कोई मुहिम होती थी कि अब ये इस पे जाना है तो अब कौन जाएगा, तो ये डिसाइड करने के लिए वो बीड़े रखे जाते थे और फिर रख के बताया जाता था, नवाब बताते थे कि यार ये फला जगह जाना है और दुश्मन जो है सर उठा रहा है, हमें उसको जो है जाके ये मामला तय करने हैं, ख़त्म करना है। तो होता ये था, ओके बस ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये होता था कि जो साहब भी उठकर उस बीड़े को उठा लेते थे तो इसका मतलब ये कि वो तैयार हैं कि अब वो जाएंगे इस मुहिम पर और क्या कहते हैं ये मुहिम वो जो भी है सेटल करेंगे वहाँ। तो ये बीड़ा उठाने का लफ्ज़ जो है ना वहाँ से इसकी दो चीज़ें और वहाँ पे रिवाज था, रिवाज बहुत था ना, रिवाज पान का बहुत था, पेश करना हर जगह जो भी आता है सबसे पहले पान पेश किया जाता है। वहाँ पे उसको पान की कलौंजी कहा जाता था। हाँ बिल्कुल कहा जाता था। मैंने बहुत वहाँ पे पान मैंने भी खाए हैं जो है ना। इसकी दो चीजें, बीड़ा जो है ना, एक तुम्हारे आते थे वो बेड़ा बन गया, बेड़ा गर्क हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। और दूसरा ये है कि बीड़ा जो होता है ना उसमें 60 पान होते हैं, 60 पानों का वो जो बेलबरा होता है फिर वो बीड़ा। अरे वाह। अच्छा अब आखिरी बात बताता हूँ कबाबों की बात होगी, आखिरी बात कबाबों कुंडे की कबाब भी वो उसी स्टाइल में बनते हैं, लेकिन असल में जब ये पहले बने थे ना तो वो यूँ बने थे कि नवाब लोग जो थे ना उनको, मैंने खानों का तो कोई जिक्र ही नहीं किया कि टाइम बहुत करना, मैं खाने की बड़ी डिटेल है, बहुत बड़ी डिटेल है, यकीन करें आप हैरान जाने दो थोड़ा, मैं क्विकली करता हूँ, क्विकली सुने मुझे। कबाबों में ये था कि कबाब ऐसे बनाए जाएं कि नवाब लोग जो है ना उनको खाने में जहमत ना हो, मतलब वो बस मुंह में रखें और वो गुले हुए कबाब अंदर चले जाएं। तो ये गलावट के कबाब बाकायदा रेसिपी बना के उसको बनाए गए थे और ये उस वक्त से चल रहे हैं। वही चीज़ जो है ना फिर वो आगे चली, वो टुंडे ने भी उसको स्टार्ट किया। खाने में मैं आपको इन लोगों की शौक बताऊँ, आप हैरान रह जाएंगे क्या शौक है, ये डिटेल है बहुत पूरी। सिर्फ मुर्ग की जो पुलाव होता था, वहाँ बिरयानी नहीं होती थी, वहाँ पुलाव होता था। पुलाव कैसे बनता था, पुलाव के लिए मुर्गा पाला जाता था, मुर्गे को ज़ाफ़रान और एक दूसरी चीज़ होती है खुशबू के लिए जो डाल होती है, ज़ाफ़रान एक और होती है, नहीं केवड़ा नहीं, एक और मुश्क, उसको खिलाया जाता था बचपने से, तो उसके गोश्त में वो खुशबू बैठ जाती थी। सही है। अब उस मुर्गे को हमेशा ज़िबा किया जाता था अगर उनके लिए पुलाव बनाना है, और उसमें असली घी डालकर उसके बाद उसका पुलाव बनाया जाता था और उस पुलाव से वो खुशबू आ रही होती थी उसके गोश्त से, तो यानी कि उसके गोश्त में जो है ना किसी किस्म की स्मेल नहीं होना चाहिए। तो ये इस तरह से जाती थी। खिचड़ी बनती थी तो वो पिस्ते की और बादामों की पीस कर उसकी खिचड़ी बनाई जाती थी, नरम नरम वो यूँ रखें और वो भी वो गुली भी अंदर चली जाइए। चबाते नहीं तो तकलीफ होती ना उसको, मेहनत तो करनी नवाबी यही था ना, जो बुराई आई थी वो इसीलिए तो आई थी। नहीं तो छालिया का कॉन्सेप्ट पान में कैसे आया? छालिया का कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा नहीं था, वो हमने डाला है यहाँ कराची में। जो असल पान होता है ना उसमें कत्था भी नहीं होता, उसमें चूना डाल के खाया, बिल्कुल। तो ये अगर मैं इस पे भी बात की जा सकती है लेकिन फिर वो टाइम नहीं रहेगा। जी आपने किताब का नाम दोबारा बता दें। कदीम लखनऊ। कदीम लखनऊ, ठीक है। थैंक यू सो मच।